नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी की खामोशी है माना खैस। संजय रावत का बयान। मुख्तलिफ पार्टियों के कई सियासी कारकुन बीजेपी में हुए शामिल। रियासती सदर रविंद्र चौहान ने इन लीडरों का पार्टी में किया खैर मकदम। सनतकार अनिल अंबानी दिल्ली में ईडी के सामने हुए पेश। 17,000 करोड़ रुपए के मुबैना बैंक लोन घोटाले में पूछताछ। पुणे के यावत में कर्फ्यू में कुछ घंटों की दी गई नरमी। मुकामी लोगों ने कर्फ्यू मुकम्मल तौर पर हटाने की अपील। अब खबरें तफसील से। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को धमकी दे रहे हैं। शिवसेना लीडर ने कहा कि ट्रंप ने गुज़िश्ता 2 माह के दौरान 35 मरतबा धमकी दी है और हमारे वजीर आजम खामोश इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ अवाम के मुल्क को अमेरिका बार बार धमकी दे रहे हैं, लेकिन मोदी एक मरतबा भी ट्रंप की मजम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप भारत को बार बार धमकी दे रहा है। अब तक 35 बार ट्रंप ने भारत को धमकी दी 2 महीने। यह अपने आप में एक विश्व विक्रम है। एक संप्रभु देश को, हिंदुस्तान देश है संप्रभु देश, जिस देश की लोक संख्या 140 करोड़ है, जिस देश को एक महान परंपरा है, स्वाभिमान की परंपरा है, लड़ने की परंपरा है, क्रांति की परंपरा है, और उस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने आप को बहुत मजबूत प्रधानमंत्री मानते, 56 इंच वाले, छाती वाले। ऐसे देश को प्रेसिडेंट ट्रंप इतने बार धमकी देता है, चिढ़ाता है, हमारी खिल्ली उड़ाता है, और हमारे प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ट्रंप के बारे में एक शब्द मुंह से निकालने को तैयार नहीं। और आज एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जी का एनडीए के लोग सत्कार करने वाले हैं। हमें कारण तो बताइए कि आप मोदी जी का सत्कार क्यों कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप बोलता है मैंने रुकवाया, मोदी ने नहीं रुकवाया, और आप लोग क्या कर रहे हो? प्रेसिडेंट ट्रंप कौन है हिंदुस्तान को इस तरह से दबाव में लाने वाली? ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट अमेरिका के आए और गए, कभी इस तरह की भाषा हिंदुस्तान के बारे में करने की हिम्मत ना रशिया के प्रेसिडेंट ने की, ना अमेरिका के प्रेसिडेंट ने की, और ना पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने की है। ये पहली बार हो रहा है मोदी जी के कार्यकाल में कि कोई एक बाहर का देश हम पर आंख उठा रहा है, आंख दिखा रहा है, और हम कुछ। महाराष्ट्र में अनकरीब बल्दियाती चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सियासी लीडरों और कारकुनों की जानिब से पार्टी वफादारियां बदलने का सिलसिला जारी है। आज पार्टियों के सियासी कारकुनों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र चौहान ने इन लीडरों का पार्टी में खैर मकदम किया। त्यामुळे तुमच्याकडे फार मोठी जबाबदारी यानंतरच्या काळात आहे। केंद्रामध्ये आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाचे सरकार आहे। राज्यामध्ये सुद्धा आदरणीय देवेंद्रजींच्या नेतृत्वामधलं महायुतीचं सरकार आहे। त्यामुळे या स्थानिक स्वराज्य संस्था महानगरपालिकेच्या ज्या निवडणुका आहेत, ज्या ताकदीने लोकसभेमध्ये आणि ज्या ताकदीने तुम्ही विधानसभेमध्ये जी ताकद दाखवली, जी एकजूट दाखवली, ती एकजूट महानगरपालिकेमध्ये सुद्धा येणाऱ्या काळात दाखवणं हे गरजेचं आहे। त्याचं कारण असं आहे की केंद्र आणि राज्याकडून जो विकास होत असतो तो खालीपर्यंत घेऊन जाणं ही जबाबदारी त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांची असते।
आणि त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था योग्य विचाराच्या असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. आपण पाहिले असेल की ज्या ठिकाणी योग्य विचाराचं असणारा स्थानिक स्वराज्यामध्ये सरकार राहिलं त्या ठिकाणी त्या ठिकाणचा सर्वांगीण विकास झाला. त्यामुळे मला खात्री आहे की तुम्ही ज्या ताकदीने आणि ज्या विश्वासाने प्रभनी में साबिक रुकने असेंबली बाबा जानी दुर्रानी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बाबा जानी दुर्रानी ने आज मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस में शमूलियत की तस्दीक की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी जात पात और मजहब पर सियासत करती है। काँग्रेस पक्षामध्ये जाहीर काँग्रेस करणारे सर्व कार्यकर्ते आणि जिल्ह्यामध्ये सुद्धा मोठा प्रतिसाद काँग्रेस पक्षाला आहे आणि धर्मनिरपेक्ष विचाराने फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचाराने आणि देश पातळीवर काँग्रेसची जे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधामध्ये लढाले आहे. बाकीचे सगळे जेवढे विचार पार्टी आहेत राज्यातले जे प्रांतातले जे पक्ष आहेत ते सर्व पक्ष या ठिकाणी अशा परिस्थितीमध्ये काँग्रेसचे कसा पक्ष देश पातळी पुणे में रहने वाली 3 ख्वातीन ने इल्जाम लगाया कि छत्रपति संभाजी नगर से लापता होने वाली एक खातून से मुताल्लिक तहकीकात के दौरान पुलिस एहलकारों ने इन्हें हरासा किया और जात पात पर मबनी तबसरे किए। इस मामले पर रियासती ख्वातीन कमीशन की चेयरपर्सन रूपाली ने पुलिस की इस मुबैना कार्रवाई का नोटिस लिया है। कांटेक्ट किया और उनकी पूरी तरह से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा हादसा हुआ, एक मिसिंग केस थी और जो हमारे कांटेक्ट में थी और उस मिसिंग लड़की को हमने हमारे पास रखा था। उसके 2 दिन बाद हमने वन स्टॉप सेंटर में उस लड़की को भेजा। उसके बाद उस लड़की ने उसका मोबाइल और सिम कार्ड चेंज करके वो वहां से कहीं चली गई तो उसका कांटेक्ट नहीं हो रहा था। उसी दौरान उस लड़की की तपास करने के लिए संभाजीनगर की पुलिस टीम पुणे में आई थी। तो वो आने के बाद उस पुणे की टीम और संभाजीनगर की पुलिस टीम दोनों ने जहां वो लड़की रुकी थी वहां की सब कुछ जांच की, लेकिन वो लड़की कहीं उनको मिली नहीं। तो उसी दौरान जब पुलिस टीम इन तीनों लड़की को लेके कोथरूड पुलिस स्टेशन में गई तो कोथरूड पुलिस स्टेशन में उन लड़की का कहना था कि हमारे साथ बहुत जातिवाचक शब्द। पुणे के यावत में हालिया कशीदगी की वजह से कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी दौरान आज सुबह 6 बजे से 11 बजे दिन तक कर्फ्यू में नरमी की गई थी, जिसकी वजह से लोगों ने अशियाए ज़रूरिया की खरीदारी की। इस मौके पर लोगों ने कर्फ्यू पूरी तरह से हटाने की मांग की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते एक व्हाट्सएप मैसेज के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई थी और हुजूम ने अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। पुलिस ने इस ज़मन में 1 दर्जन से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है। यवत में 1 अगस्त 2025 को जो घटना हुई है उसमें प्रशासन ने यहाँ पे 4 या 5 दिन का जो जमावबंदी आदेश किया था आज वो थोड़ा बहुत शिथिल किया है। उन्होंने आज सुबह 7 से 11 बजे तक हमें सारे व्यापारियों को सब दुकानें 4 या 5 घंटे खोलने की मोहलत दी है, लेकिन हमारी सब व्यापारियों से और प्रशासन से विनती है कि आप जल्द से जल्द ये जमावबंदी शिथिल करके हमें अपना कीमती समय दे दे और हमें व्यापार करने की अनुमति दे दे। 6 से 11 बजे तक कोई आपत्तिजनक कुछ हो गया नहीं। अभी पूरा गांव फुल डे पूरा दिन खुला रहने मांगता, ऐसा सब व्यापारी लोग बोल रहे। तो भी गिराहक आ जाएगा, नहीं तो गिराहक नहीं आएगा, व्यापार होता नहीं। 2 घंटे में क्या होने वाला है, पूरा दिन खुला रहेगा तो अच्छा लगेगा। पुणे के सिन्हागढ़ रोड पर नांदेड़ सिटी इलाके में काम करते हुए 3 मजदूर मट्टी के ढेरे के नीचे दब गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुणे के फायर ब्रिगेड और पीएमआरडीए और पीडीआरएफ मौके पर पहुंच गए। ये हादसा ड्रेनेज लाइन के काम के दौरान पेश आया। इस हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दिगर 3 मजदूरों को बचा लिया गया है। मजदूरों को बचाने के फौरन बाद इन्हें ऑक्सीजन की मदद फराहम की गई और मजीद तिब्बी देखभाल के लिए अस्पताल ले जाया गया।
नांदेड़ जिले के देगलुरु डिवीजन में हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से तामीर किए जाने वाले इंटर स्टेट लैंड प्रोजेक्ट से मुतासिरा मुआवजात के किसानों और अवाम की बाज़ाबातकारी का मसला मुतासरीन के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां पर इन लोगों को बाज़ाबात किया गया है, वहां पर बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की जा रही है। इस मामले पर देगलुरु के एडवोकेट इरशाद पटेल ने मुतासिरा देहातों के किसानों और नौजवानों के साथ मरन बरत का आगाज डिप्टी कलेक्टर डिवीजन ऑफिस देगलुरु के रूबरू शुरू किया है। इस एहतजाज को सियासी, समाजी व सकाफती तंजीमों ने अपनी हिमायत दी है। उपोषणाच्या संदर्भामध्ये आज तब्बल आमच्या 11 मागण्या आहेत। त्या मागण्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आमच्या पुनर्वसनामधल्या पाण्याचा मुद्दा, जो की अतिशय घटक अवस्था पाण्याची आहे ती पूर्ण करण्यात यावी। त्यानंतर रस्त्याचा सुद्धा प्रश्न अतिशय गंभीर आहे, तो सुद्धा पूर्ण करण्यात यावा। विजेचा सुद्धा प्रश्न तेवढाच अतिशय गंभीर आहे। त्यामध्ये आमची एक विशेष मागणी ही राहिली की ज्यावेळेस वीज तुम्ही कनेक्शन देता त्यावेळेस एक पैसे म्हणून आकारला जातात, जे पैसे तुम्ही आकारले जातात ते किमान आम्ही पुनर्वसित म्हणून आम्हाला ते माफ करण्यात यावं आणि किमान इथूनच्या पुढे 2 वर्षापर्यंतच्या वीज बिलसुद्धा आम्हाला माफ करण्यात यावं अशी आमची एक मागणी आहे। त्यामध्ये वयवर्ष 21 वर्ष पूर्ण ज्यांची झालेली आहेत, शासनानं वय ठरवलेलं आहे की ज्याचे वय 21 वर्ष पूर्ण होतो। छत्रपति संभाजीनगर में चोरों ने एटीएम लूटने की नाकाम कोशिश की। शाहनूरवाड़ी दरगाह इलाके में वाक़ एसबीआई बैंक की शाख की एटीएम मशीन को रस्सी बांधकर गाड़ी की मदद से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन रस्सी टूटने के बाद मुलजिमीन फरार हो गए। इस वाक़े में कैबिन में नस्ब एटीएम मशीन और सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचा। इस मामले में पुलिस ने जवाहर नगर थाने में 4 नामालूम मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। अमरावती में एक पुलिस एहलकार ने अपनी बीवी को कत्ल करने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को 5 लाख रुपए का ठेका दिया था। मुलजिम शौहर ने खुद को बचाने के लिए डकैती का मंसूबा भी बनाया था। इसने अपने घर में डकैती करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर भेजा था ताकि ये वाकया किसी हादसे की तरह लगे। पुलिस एहलकार की बीवी जब घर पर अकेली थी तब इसे कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम शौहर और दोनों कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुणे के सिन्हागर रोड पर नए तामीर करदा फ्लाईओवर में दरारें नजर आने पर लोग तशवीश में मुब्तला हो गए थे। ताहम पुणे ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने वजाहत की है कि ये फ्लाईओवर ठीक है और तशवीश की कोई वजह नहीं है। पीएमसी ने इसे महफूज करार दिया है। हुक्काम के मुताबिक फ्लाईओवर में कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक मेयारी तौसी ज्वाइंट है जो कॉन्क्रीट के पिल्लों में इंजीनियरिंग का एक अहम अनसर है। सनतकार अनिल अंबानी मंगल को दिल्ली में ईडी के सामने पेश हुए। अंबानी को मरकजी एजेंसी ने 17,000 करोड़ रुपए के मुबैना बैंक लोन घोटाले में पूछगछ के लिए तलब किया था, जिसमें रिलायंस ग्रुप की कंपनियां शामिल थी। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। इसमें तकरीबन 20 सरकारी और निजी बैंकों से लिए गए कर्जे शामिल है। ईडी के पास दस्तयाब मालूमात के मुताबिक रिलायंस होम फाइनेंस पर 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा और रिलायंस कम्युनिकेशन पर तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल अंबानी को इस मामले में लग आउट सर्कल का सामना है। इसका मतलब है कि इन्हें मुल्क छोड़ने से रोका जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर सुरेंद्र राजपूत ने अनिल अंबानी के आज ईडी के रूबरू पेश होने को लेकर कहा कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो इन्हें सजा मिलेगी। ताहम कांग्रेस लीडर ने कहा कि जिस तरह गुज़िश्ता 10 बरसों से ईडी ने खास तौर पर अपोजिशन लीडरों के खिलाफ कार्रवाई की है, इससे ईडी की कारकर्दगी पर सवाल उठे हैं। देखिए, कानून है, अपना काम करेगा। अगर ईडी के पास सबूत हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें तलब किया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ की जानी चाहिए।
और अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ घोटाला किया है तो निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलनी चाहिए। समस्या यहां पर यह है कि पिछले 10 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी की शह पर या भारतीय जनता पार्टी के कहने पर ईडी ने जिस तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं को फंसाया है, जिसमें तथ्य कुछ नहीं निकला, जो लगातार कानून से छूटते जा रहे हैं या किसी को सजा नहीं हुई है, उससे ईडी की विश्वसनीयता पर प्रश्न आ गया है। और इन प्रश्नों का जवाब ईडी को सही तरीके से सही लोगों को, सही आरोपियों को गिरफ्तार करके देना होगा। ये देखने को मिले सामयिक भट्टाचार्य, भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक बार देख लो। यहां तो बाप से बेटे, बेटे से पोते में आती है, मान लीजिए परिवार है, जनता चुनती है। लेकिन भाजपा में तो एक ही परिवार है, संघ परिवार। आज की डेट में 2 ही लोग हैं, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, जो क्या नाम, जिसको ये कह देंगे वो अध्यक्ष बनेगा, जिसको ये कह देंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको ये हटा देंगे, शिवराज सिंह चौहान को हटा देंगे, वसुंधरा राजे को हटा देंगे। आज की डेट में तो जो इन 2 गुजरात से आए हुए बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, ये किसी भी परिवारवाद से कहीं ज्यादा खराब चीज है। भारतीय जनता पार्टी में तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी लोकतंत्र खत्म कर रहे हो या संघ परिवार लोकतंत्र खत्म। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की पार्लिमानी पार्टी ने मंगल को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की तारीफ की और मुल्क के दुश्मनों को सबक सिखाने में इनकी बहादुरी के लिए हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश किया। एनडीए की मीटिंग, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी और इसके इत्तेहादियों के दिगर वुज़रा ने वजीर आजम की गैर मामूली और मिसाली क़यादत की तारीफ की। मरकजी वजीर रामदास उठावले ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महाद्यो की कामयाबी पर एनडीए अरकान ने पीएम मोदी को तहनीत पेश की है। उन्होंने कहा कि एनडीए की मीटिंग में इस ज़िमन में 2 करारदादें भी मंजूर की गई है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिस तरह एनडीए की मीटिंग हुई और एनडीए की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और उसमें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे जवानों ने जो धैर्य दिखाया, जो उन्होंने संघर्ष किया और पीओके में जो आतंकवादियों के अड्डे थे, उस अड्डों को उद्ध्वस्त करने का काम किया, उसका अभिनंदन करने वाला रेजोल्यूशन आज एनडीए की मीटिंग में बाल योगी सभागृह में पास हुआ और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनकी सराहना की कि नौजवान। कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने कहा कि वजीर आजम को इनके अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने धोखा दिया है। पीएम मोदी ने अब की बार ट्रंप की सरकारी हौडी मोदी किराया और नमस्ते ट्रंप किराया, लेकिन आज वही ट्रंप इन्हें धमकी दे रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि ट्रंप ने 25% टैरिफ आयद कर दिया, लेकिन वजीर आजम पूरी तरह खामोश है। देखिए, मशहूर हिंदी फिल्म गाना था संगम का, दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा। प्रधानमंत्री को भी जानकारी होगी इस गाने की। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया। फोटो ऑप हुई, व्हाइट हाउस चले गए। हमारे विदेश मंत्री फर्स्ट रो में बैठे हुए थे जब राष्ट्रपति ट्रंप शपथ ग्रहण हो रहा, वो व्हाइट हाउस में जब रिसेप्शन हुआ, तो ये सब दावे किए गए। विशेष रिश्ता है, प्रधानमंत्री का विशेष रिश्ता है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, पुराने मित्र है, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, ये सब दावे किए जाते थे ना। और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं, 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। इतने साल से आप दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपका एक विशेष रिश्ता है, गले लगा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, बात हो रही है। तो पहले तो मध्यस्थता की बात हुई, मैंने युद्ध विराम कराया,
32 या 33 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मेरे वजह से ऑपरेशन सिंदूर रुका। सीनियर सियासतदान और जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगल के रोज दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंतकाल कर गए। वो काफ़ी अरसे से गुर्दे की बीमारी में मुब्तला थे और हालत बिगड़ने पर 11 मई को आरएमएल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मंगल की दोपहर तकरीबन 1 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने सीनियर सियासतदान सत्यपाल मलिक की मौत पर दुख का इजहार किया। इन लीडरान ने मुल्क के लिए की गई सत्यपाल की बेहतरीन सियासतदान को तारीफ। शौक है कि सत्यपाल मलिक जी, जिनका एक लंबा संघर्षशील जीवन रहा, उन्होंने छात्र राजनीति से अपनी शुरुआत करी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वो प्रधान भी रहे। उसके बाद वहां से देश की तमाम संवैधानिक पदों पर रहकर सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में और आखिर में बतौर राज्यपाल उन्होंने किसान की, गरीब की, मजदूर की, कृषि की आवाज को अच्छे से उठाने का कार्य किया। निर्भीकता से कभी सत्ता के दबाव में नहीं आए, ऐसा उनका जीवन काल और एक संघर्ष रहा था। आज देशवासी उनको याद करते हैं, उनके संघर्ष को और उनकी निर्भीकता के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और उनका 50 साल से भी ज्यादा का साथ रहा है। उनके जाना दुखद घटना है और हम लोगों के इलाके के वो सबसे बड़े नेता थे और ये हम लोगों के लिए, किसानों के लिए एक क्षति नहीं। वो छात्र नेता के रूप में, किसान नेता के रूप में, एक ओजस्वी वक्ता के रूप में याद किए जाएंगे। हम चरण सिंह जी के नेतृत्व में 9 अगस्त 1974 को शामिल हुए थे। उसके बाद हम लोग आपातकाल में मेरठ जेल में इकट्ठा रहे। उसके बाद जनता दल, लोक दल में हम लोग इकट्ठा रहे। वो एक ओजस्वी वक्ता थे, अच्छे पार्लियामेंटेरियन थे। देखिए, बहुत दुखद है, एक किसानों की प्रखर आवाज आज इस दुनिया में नहीं रही। मेरा तो, चूंकि उनसे व्यक्तिगत 45 साल से मैं बहुत छोटा था, तब से उनको जानता हूं, 45 सालों से रिश्ता था और निश्चित रूप से किसानों की एक मजबूत आवाज का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।